नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है घटिया सोच। एसडीएम बनकर जामनगर गई तो मेरे मन में यह चाहत बलवती हो गई कि मुझे सरिता से ज़रूर मिलना है। सरिता मेरी मौसी की लड़की है। जब वह 7वीं में पढ़ रही थी, ब्याह दी गई थी। वह बच्ची समाज की गंदी सोच की भेंट चढ़ गई थी। लड़कियों को ना पढ़ाने की सोच, जल्दी ब्याह देने की सोच, पढ़ने से लड़कियां बिगड़ जाती हैं, ऐसी घटिया सोच शहरों के परिवारों को छोड़कर गुजरात के अधिकांश गांव में लड़कियों के लिए यही सोच चल रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी यही हो रहा है। मैं यह भी कह सकती हूँ कि देश के सभी गांव में यही सोच बलवती है। मौसी मौसा जी ने वही किया जो उनके संस्कारों में था, जो उनके साथ हुआ था। मेरे लिए भी उन्होंने यही सोचा था, लेकिन मैंने विरोध किया, घर से बेघर हुई, रिश्ते नाते छूटे, पर अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, अपने पांव पर खड़ी हुई। आज मैं गुजरात कैडर की आईएएस ऑफिसर हूँ। सरिता जामनगर के पास गांव में कहीं अपना जीवन व्यतीत कर रही है। मैंने अपने एक विश्वास पात्र को उसका पता देकर उसका हालचाल पूछने के लिए उसके गांव भेजा था। उसने आकर जो बताया वह दुखदाई था। मैडम जी, वह बहुत गरीब है। पति कहीं मजदूरी करता है, कोई रेगुलर आमदनी नहीं है। स्कूल जाने लायक 2 बच्चे हैं, लेकिन गरीबी के कारण स्कूल नहीं जाते। और भी रोज की चीज़ों की अभाव है। बाकी मैडम जी, आप वहाँ जा रही हैं, खुद देख लेना, मैं ज़्यादा नहीं बता सकता। मैं विचारों में खो गई थी। मेरे नाना दादा के परिवारों में रिवाज है कि लड़कियों को घर के कूड़े करकट की तरह छोटी उम्र में ही बाहर फेंक देना, ब्याह के साथ ही उससे कह देना कि आज से उसका मायका खत्म। लड़की को घर से इतना तिरस्कार मिलता है कि वह मरकर भी अपने मायके नहीं आना चाहती। पढ़ लिख कर मेरे साथ भी तो यही हुआ था। मैं तो बिना ब्याह ही घर से बेघर कर दी गई थी। मैं अपनी मेहनत से अफसर बन गई, यह बात अलग है। नहीं तो मेरे माँ बाप ने जीते जी मुझे घर से निकाल कर मार ही दिया था। मैडम, धर्मपुर चलने का टाइम हो गया है। मुझे धर्मपुर के सभी प्रशासनिक ऑफिस, सरकारी स्कूल, एक सरकारी कॉलेज का इंस्पेक्शन करना था। शिक्षा विभाग का एक अफसर मेरे साथ था। यह उनके प्रोटोकॉल में था कि कोई मेरे स्तर का अधिकारी इंस्पेक्शन पर जाए, जो उनके विभाग का एक अधिकारी उसे असिस्टेंट करेगा। मैं उससे सरिता और उसके हस्बैंड की नौकरी के लिए बात की। उसने कहा, मैम, अस्थायी तो मैं उन्हें तुरंत रखा जा सकता है। यह प्रिंसिपल के अधिकार क्षेत्र में है। चाहे वे 7वीं पास हैं, फिर उन्हें अस्थायी सर्विस के दौरान 10वीं पास करवा कर स्थायी किया जा सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ऐसा हो जाएगा आपके रहते। उन्हें 10वीं पास करवा कर स्थायी भी कर दिया जाएगा। लंच स्कूल प्रिंसिपल के साथ था। लंच के दौरान ही सरिता और उसके हस्बैंड के लिए बात कर ली गई। सरिता की लड़कियों के स्कूल में और उसके पति की लड़कों के स्कूल में अस्थायी चपरासी का प्रबंध कर दिया गया। सरिता के बच्चों की भी उसी स्कूल में पढ़ेंगे। इस स्कूल में सरिता रहेगी। लंच के बाद में सरिता से मिलने गई तो मन में तसल्ली थी कि कुछ भी हो, नौकरी के कम से कम उसे दाल रोटी तो चलेगी, रेगुलर आमदनी तो रहेगी और बच्चे भी पढ़ जाएंगे। इस महीने का खर्च मैं दे दूंगी। वह मेरी कजिन है। मेरे एक आदमी ने सरिता को बता दिया था कि मैं उससे मिलने आ रही हूँ। जब मैं उसके पास पहुंची तो वह गले लग खूब रोई, ऐसे जैसे आज तक उसे रोने के लिए कोई कंधा न मिला हो। उसने मेरे दाहिनी ओर का ब्लाउज आंसुओं से भिगो दिया था। मैंने उसे रोने दिया। बरसों का अवसाद निकल रहा था। उसका पति भी एक तरफ हाथ जोड़े खड़ा था। सरिता एक खोली में रह रही थी। वह अभावग्रस्त जीवन जी रही थी, बल्कि मैं कहूँगी कि नरकीय जीवन जी रही थी। बहुत दुख हुआ। मैंने सरिता से पूछा, कभी मौसा मौसी मिलने नहीं आए? नहीं दीदी, उनके लिए तो मैं उसी रोज मर गई थी जिस रोज उन्होंने मुझे ब्याह दिया था। मैं फिर आक्रोश से भर उठी। यह लड़कियों के प्रति जुल्म है कि शादी के बाद उनका मायका खत्म हो जाए। इस घटिया सोच की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उनसे मुक्त होना असंभव है। मेरे अधिकार में भी नहीं है। मैं केवल जो हो गया उसमें सुधार कर सकती थी। मैंने सरिता और उसके हस्बैंड से कहा, मैंने आपकी नौकरी का प्रबंध कर दिया है। ये दोनों मैडमें स्कूल की प्रिंसिपल हैं। एक लड़के की स्कूल की है, दूसरी लड़कियों की स्कूल की। कल इनके पास जाना। ये आपको चपरासी की टेम्पररी नौकरी दे देंगी। वहीं आपको रहने की जगह भी मिल जाएगी। आप भी रेगुलर आमदनी बनेंगी। वहीं आपके बच्चे भी पढ़ेंगे। लेकिन किसी तरह की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। ईमानदारी से काम करना। तुम दोनों अगले 3 साल में 10वीं पास कर लेना। मेरे रहते तुम्हें स्थायी भी कर देंगे, लेकिन यह सब आपके काम पर निर्भर करेगा। सरिता के हस्बैंड ने कहा, मैम, मैं 10वीं पास हूँ। यह रहा मेरा 10वीं का सर्टिफिकेट। मैंने देखा और दोनों प्रिंसिपल की ओर बढ़ा दिया। उन्होंने कहा, ठीक है, फिर सरिता 10वीं पास कर लेगी। कल 11 बजे हमारे पास आ जाएं, हम इन्हें अपॉइंट कर लेंगे। वही लड़कियों के स्कूल में इनके रहने का प्रबंध हो जाएगा। दोनों लड़के लड़कों के स्कूल में दाखिल कर दिए जाएंगे। मैं दोनों का धन्यवाद किया।
शिक्षा विभाग से आए अफसर से भी मैंने कहा इन दोनों को अस्थायी अपॉइंटमेंट अप्रूव करवा देना। उससे हामी भरी। मैंने सरिता की मुट्ठी में 10,000 रुपए रखे और जल्दी से बाहर आ गई। सरिता और उसका पति कुछ नहीं बोल पाए, केवल धन्यवाद की मुद्रा में हाथ जोड़े खड़े रहे। शाम को मैं जब जामनगर लौटी तो मन के भीतर केवल एक ही विचार था, जीवन में कभी मौसी मिले तो मैं उन्हें खूब लताड़ूंगी, चाहे इसका लाभ कुछ ना हो। ऐसे लोगों की सोच कभी बदली नहीं जा सकती। अब मेरे माँ बाप को भी ले लो। घर से पढ़ने क्या गई, मुझसे सभी ने नाता ही तोड़ दिया। किस अपराध में मैं आज तक समझ नहीं पाई। मुझे याद है मैं 14 साल की उम्र में धुएं में झोंक दी गई थी। मैं खूब रोई थी, लेकिन मेरे रोने का असर किसी पर नहीं हुआ था। सभी का कहना था कि पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बनना है। फिर दूर के एक चाचा ने मेरा साथ दिया तो मैं आगे बढ़ने लगी, वह भी इस शर्त पर कि घर का सारा काम करके मैं स्कूल जाया करूंगी और आकर भी सारा काम करूंगी, यानी चूल्हे की धुएं से मुझे कभी छुट्टी नहीं थी। मुझे इतना व्यस्त रखा जाता कि घर में पढ़ने का टाइम न मिलता। स्कूल में जो भी पढ़ती वही मेरी पढ़ाई थी। इतना सब होने पर भी मैं 10वीं में जिले में टॉप किया था। मेरे घर वाले खुश नहीं हुए। माँ ने कहा बहुत पढ़ लिया, अगले महीने तेरी शादी कर देंगे। पिता ने भी यही बात कही। मेरे दादा नाना नानी शादी पर जोर दिया। सभी मेरी शादी के पक्ष में थे। मैं अकेली शादी का विरोध करती रही। मैंने गुस्से और आक्रोश में कहा था, अगर आप मेरी जबरदस्ती शादी करेंगे तो मैं अभी घर से चली जाऊंगी। अच्छा तो अभी घर से चली जाएंगी, जा चली जा। पिताजी ने मेरा बाजू पकड़कर घर से बाहर निकाला और दरवाजा बंद कर दिया। कोई कुछ नहीं कर सका। माँ भाई दादा दादी नाना नानी सब चुपचाप देखते रहे। किसी ने सोचा नहीं कि इस अमावस की अंधेरी रात में एक जवान लड़की कहाँ जाएगी। बाहर घूप अंधेरा था। मैं असमंजस में थी कि अब कहाँ जाऊं। दूर दूर तक कुछ सूझ नहीं रहा था। फिर अंधेरे में बस की ओर चल दी। बस अड्डे के पास उसी चाचा की दुकान जिसने पढ़ाई में मेरा साथ दिया था। मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं चाचा से पैसे लेकर प्रिंसिपल मैम के पास जाऊंगी। उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि ऐसी नौबत आने पर मेरे पास आना, मैं कुछ न कुछ प्रबंध कर दूंगी, कोई गलत कदम मत उठाना। चाचा ने रुपए तो दिए, साथ में कहा तुम इस समय रात को कहाँ जाओगी, रात मेरे यहाँ रुक जाओ, सुबह चली जाना। मैंने कहा था चाचा शुक्रिया, मुझे अपने रास्ते खुद बनाने हैं। मैं दूसरों की बैसाखियों के सहारे जीवन में नहीं चल सकती। मेरे लिए रास्ता पहले से निश्चित है। मैं ये रुपए बहुत जल्दी लौटा दूंगी। मैं बस पकड़कर जब प्रिंसिपल मैम के घर पहुंची तो रात के 12 बज चुके थे। मैम के हस्बैंड ने दरवाजा खोला था। मुझे देखकर वे हैरान हुए। मुझे पहचान गए थे। 1-2 बार मैं उनके घर आ चुकी थी। उन्होंने मुझे अंदर बैठाया था। मैम आई तो मैं रो पड़ी। बहुत समय तक रोती रही। मैं मेरी पीठ सहलाकर सतावना देती रही। रोना रोकने पर सारी बात बताई। उन्होंने कहा चिंता मत करो, आज तुम मेरे यहाँ रहो, कल सारे प्रबंध कर दिए जाएंगे। उन्होंने मुझे अपनी बेटी के कमरे में एडजस्ट किया। उनकी बेटी मेरी क्लास फेलो थी। मेरा जबरदस्त स्वागत किया, अपने कपड़े दिए और कहा अभी नहाकर फ्रेश हो लो, मैं तुम्हारे खाने का देखती हूँ। मैं नहाकर बाहर निकली तो मेरे चेहरे पर तनाव विद्यमान था। मैम की बेटी आरती ने देखते ही कहा हाय प्रीति, तुम बहुत सुंदर हो, गुजरात की सुंदरी। मैं मुस्कुराई। उसी समय मैम मेरे लिए ब्रेड मक्खन दूध का कप लेकर आई थी। उन्होंने आरती की बात सुन ली। कहा सुंदर तो यह है ही, लेकिन अभी इसके हालात अच्छे नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। उस रात मैं सो नहीं पाई थी। आरती के साथ के पलंग पर लेटी करवटें बदलती रही। सुबह जल्दी उठकर मैं तैयार हो गई थी। आरती का दिया सूट ही मैंने पहन लिया था। मैम ने रात को ही कह दिया था कि यही सूट पहन लेना। नाश्ते के बाद सीधे मुझे पुलिस स्टेशन लेकर गई। इंस्पेक्टर मैम को पहचानता था। इनके बच्चे भी हमारे स्कूल में पढ़ते थे। मेरी सारी बात सुनी, वही मुझसे लिखित में ले लिया। मुख्य मकसद यह था कि मेरे माँ बाप गुमशुदा की शिकायत करते हैं तो नाबालिग होने के कारण प्रिंसिपल मैम पर कोई कार्रवाई एक्शन ना हो। इंस्पेक्टर ने सिर्फ यह पूछा आप इसको रखेंगे कहाँ। मैंने अपने स्कूल में रखूंगी। हमारा चपरासी अपनी फैमिली के साथ रहता है, उसके साथ बहुत शानदार कमरा है, बाथरूम अटैच है, वही रहेगी। इसके रोज के खर्चों के लिए मैं इसे ट्यूशन दिला दूंगी। यह बहुत होशियार लड़की है, 10वीं में जिले में प्रथम आई है। मुझे इसमें बहुत उम्मीद है, आगे चलकर यह पूरे शिक्षा बोर्ड में टॉप करेगी। सरकार से इसे छात्रवृत्ति मिल जाएगी, खाने का प्रबंध भी हो जाएगा। मैं इसे आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाऊंगी। मैं चाहती हूँ स्कूल में आपके संरक्षण में रहे, हमेशा स्कूल में रहूंगी, चिंता न रहे। मैम इंस्पेक्टर ने महिला इंस्पेक्टर को बुलाया और सारी इंस्ट्रक्शन दी। आगे कहा प्रीति की हर तरह की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है।
इंस्पेक्टर साधना हमेशा प्रीति के संपर्क में रहेंगी, यह स्कूल में भी और कॉलेज में भी। इंस्पेक्टर साधना ने अलग से मुझसे बात की, एक मोबाइल दिया और कहा इससे हमेशा आप मेरे संपर्क में रहेंगी, बेफिक्र होकर आगे पढ़ें। आज मैं आपका कमरा देखने आऊंगी। मैम के साथ स्कूल आ गई, क्लास में बैठकर पढ़ाई की, अब सब कुछ ठीक हो गया। पुलिस इस तरह की सुरक्षा बहुत कम देती है। यह प्रिंसिपल मैम का ही प्रभाव था। माँ बाप को लेकर मन कसैला हो गया था। पिताजी ने थोड़ा सा भी नहीं सोचा कि रात को जवान लड़की कहाँ जाएगी। उनके लिए तो दरवाजे से बाहर धकेलते ही मैं मर गई थी। ना चाहते हुए भी आंखें नम हो गई थी। आरती मेरा हाथ पकड़कर स्कूल की कैंटीन में ले गई। वह अपने और मेरे लिए चाय समोसा ले आई। मैंने कहा आरती ये क्यों? सुबह नाश्ता तो किया था, तुम मेरी प्यारी सखी हो। रात को मुझे अपने साथ के पलंग पर सुलाते हुए भी अपनापन लगा। कुछ मत सोचो, खाओ, सब ठंडा हो जाएगा। मम्मी ने भी बोला था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। प्रीति डिप्रेस नहीं होनी चाहिए। मेरी आंखों से आंसू बह निकले, मैं आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। आरती जल्दी से मुझे कैंटीन से क्लास में ले आई, आंसू पोंछे और पानी पिलाया। कहा जानती हूँ तुम्हारी हालत में कोई भी आंसुओं को रोक नहीं पाएगा, लेकिन तुम्हें साहस से काम लेना होगा, हिम्मत रखनी होगी। तुम्हारे सामने लंबा रास्ता है और मंजिल बहुत दूर है। मैंने अपने आप को संभाल लिया था, फिर न रोने की कसम खाई थी। आरती के कारण कैंटीन का लड़का चाय और समोसा लेकर आया। हम दोनों ने खाया और चाय पी। अगले पीरियड के लिए तैयार हो गई। स्कूल की कैंटीन से प्रिंसिपल मैम ने मेरे खाने का प्रबंध करवा दिया। कमरे की खिड़की में सलाखें और जाली नहीं लगी हुई थी। इंस्पेक्टर साधना ने भी इसे पॉइंट आउट किया था। दूसरे रोज वह भी ठीक करवा दी गई। स्कूल के स्वीपर ने सारा कमरा धुलवा कर साफ करवा दिया था। उसे यह भी आदेश दिया गया था कि रोज कमरा और बाथरूम साफ होगा। सभी प्रबंध होने के बाद मेरा पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर चला गया। बिस्तर और पहनने के कपड़े प्रिंसिपल मैम के घर से आ गए थे। इंस्पेक्टर साधना ने भी मुझे बहुत से सूट दिए। मेरे खर्चों के लिए मैम ने मुझे 4 ट्यूशनें दिलवा दी थी। उससे मुझे महीने के 6,000 रुपए आने लगे। मैं खुद को इस तरह से व्यवस्थित कर लिया था। पहले महीने में कैंटीन में खाने का रुपया नहीं दे पाई। दूसरे महीने ट्यूशन के रुपए मिलने पर मैं कैंटीन के मालिक राकेश जी को रुपए देने गई तो वे अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे। हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहा बिटिया मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। मैंने प्रिंसिपल मैम से भी कहा था कि मेरे कारीगरों को खाना भी बनता है, खाने में से खाना निकल आया करेगा। मैं प्रीति बिटिया से पैसे नहीं लूंगा, प्लीज यह रुपया अपने पास रखें। मेरी आंखें भर आई। मैंने कहा काका आपके इस स्नेह के लिए आभार। मैं फ्री में खाना नहीं चाहती, मेरे सम्मान को ठेस पहुंचती है। आप इन रुपयों को ले लो। ठेस कैसी बिटिया, आप मेरी बिटिया जैसी हो, आप मुझे शर्मिंदा ना करें। उनकी पत्नी भी पास खड़ी हो गई और मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। उनकी पत्नी बिमला ने कहा रो मत बिटिया, तुम्हारे सम्मान को ठेस न लगे इसलिए हमने 30 रुपए रख लिए हैं। हर महीने 30 रुपए दे दिया करो, बस हमारे खाने का पैसा आ जाया करेगा। मैं कमरे में लौट आई। बहुत देर तक रोना आता रहा। कैसी विडंबना है कि अपनों से तिरस्कार, बेगानों से प्यार, फिर खुद को संभाला। बच्चे ट्यूशन के लिए आने वाले थे। मेरी पढ़ाई चलती रही। इंस्पेक्टर मैम रोज मेरे संपर्क में रहती, जैसे कि प्रिंसिपल मैम को उम्मीद थी। मैं 12वीं में पूरे गुजरात बोर्ड में टॉप रही। मैं संतुष्ट थी कि सबकी कसौटी पर खड़ी उतरी। प्रिंसिपल मैम बहुत खुश थी। उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिए। कहा कॉलेज में जाने के बाद तुम यहाँ स्कूल के कमरे में नहीं रह सकोगी। तुम चिंता मत करो, मैं अच्छे पीजी में प्रबंध करवा दूंगी। ट्यूशनें तुम्हारी चलती रहेंगी। आगे क्या करना चाहती हो? मैम आप मेरे मन की पूछे तो मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस में करना चाहती हूँ। यूपीएससी की परीक्षा देकर प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहती हूँ। मुझे IIT गांधीनगर से डायरेक्ट एंट्री का ऑफर है। मैं मेरी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाएंगे, फूडिंग और लॉजिंग फ्री देंगे। मैम ने कुछ देर सोचा और फिर कहा मुझे उनसे संपर्क नंबर दो, मैं खुद बात करके बताती हूँ। मैं उन्हें ऑफर का लेटर फॉरवर्ड कर दिया। दूसरे रोज मैम ने बताया मेरी वहाँ के प्रिंसिपल से बात हुई, वे तुम्हें स्कॉलरशिप के साथ कॉलेज फीस, हॉस्टल फ्री, AC वाला कमरा और खाने का खर्चा भी उठाएंगे। आप वहाँ तुरंत एडमिशन ले लो। मैं बीटेक में दाखिला लिया। मुझे जिन सुविधाओं का वादा किया गया था कॉलेज ने मुझे वे सारी सुविधाएं दी। मेरा पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर चला गया। मैंने सबसे संपर्क भी रखा। इंस्पेक्टर मैम और उनकी बेटी आरती ने कैंटीन के मालिक राकेश जी को भी नहीं भूली। मैम ने तो मुझे यहाँ तक कहा प्रीति जब भी कॉलेज में छुट्टियां हो सीधे मेरे पास आना, किसी तरह की झिझक न करना। मैं भावुक हो उठी कि मेरी आंखें नम हो गई। पढ़ाई में टॉप करती रही। बीटेक में मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया। मैं यूपीएससी की परीक्षा दी, उसमें भी
5वें नंबर पे मुझे आईएएस के लिए चुना गया। इंटरव्यू में कई तरह के सवाल पूछे गए। उनमें से एक सवाल यह भी था कि अगर प्रशासनिक सेवा में आना था तो बीटेक क्यों किया। मेरा बड़ा साफ जवाब था, सर बीटेक में कंप्यूटर साइंस में, कि आज सब कुछ ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर का जमाना है, मैं इस क्षेत्र में औरों से बेटर कर सकती हूँ। फिर पूछा गया था आपका पूरा एकेडमिक करियर टॉप का रहा, क्या आप सर्विस में रहते हुए आगे पढ़ना चाहेंगी। सर मैं एमटेक करना चाहूंगी और वह कर लूंगी। मेरे चेहरे की दृढ़ता देखकर इंटरव्यू में बैठे मनोवैज्ञानिक के जानकार एक अधिकारी ने पूछा आपका प्रशासनिक अधिकारी का जीवन बहुत व्यस्त होगा, आप एमटेक कैसे कर पाएंगी। मैंने अपने जीवन संघर्ष के प्रति बताते हुए कहा इतनी विकट परिस्थितियों में मैं पढ़ाई में टॉप रह सकती हूँ तो एमटेक भी कर लूंगी। फिर किसी ने मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा। 2 महीने के अंदर मेरे पास आईएएस एकेडमी में ट्रेनिंग पर जाने का लेटर आ गया। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए मुझे स्थायी पता देना था। मैं कुछ देर के लिए समझ नहीं पाई कि मैं किसका पता दूं। प्रिंसिपल मैम और इंस्पेक्टर साधना जी से बात की, दोनों चाहती थी कि उनका पता दूं। फिर इंस्पेक्टर साधना ने कहा कि मेरी तो बदली होती रहेगी, मैं प्रिंसिपल मैम का पता दूं, पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगी। 1 साल की ट्रेनिंग के दौरान ही मेरी पुलिस वेरिफिकेशन हो गई। आरती ने परीक्षा दी तो वह आईपीएस के लिए चुनी गई थी। वह अंडर ट्रेनिंग में थी। मेरी पहली पोस्टिंग अहमदाबाद में थी, बाद में जामनगर आई थी। प्रशासनिक सेवा में जहां भी गई मैं गांव-गांव जागरूक अभियान चलाया, लड़कियां पढ़े और आगे बढ़े, उनका जीवन धुएं में ना खोकर रह जाए। मैं अपने जीवन में अपने माँ बाप को और परिवार के अन्य सदस्यों से कभी नहीं मिल पाई, ना ही उन्होंने मुझसे मिलने की कोई कोशिश की है। कैसा विरोध है, कैसे रिश्ते हैं, मैं जान ही नहीं पाई। मैं जानती हूँ मैं उनके लिए सरिता हो गई हूँ। ऐसी कितनी सरिता देश में है। इस सवाल का उत्तर दूर दूर तक मुझे सूझ नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।